ये ब्रिगेड रैली 28 फरवरी को ही जो पश्चिम बंगाल में सर्वबृहत रैली थी, इतनी बड़ी रैली थी, इतने तादाद में लोग आए कि शायद ही कुछ दिनों में इतनी बड़ी रैली कलकत्ता शहर और बंगाल ने देखी होगी। कि अगले हफ्ता जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया में हमारे रैली के छवि चुरा करके उसे पोस्ट करके नरेंद्र मोदी के रैली को सक्सेसफुल करार देने के लिए साजिश की। तृणमूल कांग्रेस ने साहस नहीं दिखाया ब्रिगेड रैली बुलाने का। बंगाल में एक तहजीब होता है, कल्चर है हमारा कि चुनाव के पहले आप ब्रिगेड रैली बुलाती है। ममता बनर्जी ने तो घुटने टेक दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, उन्होंने ब्रिगेड रैली बुलाया नहीं। तो लड़ाई के मैदान में हम लोग हैं, जो पेड मीडिया है वो लोग हमारी बात नहीं कह रहे और इसका असर कुछ लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन इसके बाहर ज़मीनी स्तर पे आप जाएंगे तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। तृणमूल के एमपी बाहैसियत बीजेपी के स्टेज में होकर के तकरीर करता है, तो ये तो स्पष्ट है इनकी मिली भगत काफ़ी गहरी है। वेलकम टू वार्ता भारती। अभी हम कोलकाता में हैं और यहाँ से लगातार आपको यहाँ के लोगों के रिएक्शंस बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर लोगों की क्या चर्चाएं हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं और किस तरह से वो इस चुनाव को देख रहे हैं। अभी हम बालीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहाँ से सेकुलर जो मोर्चा है उसके उम्मीदवार फवाद हलीम साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम बहुत सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है वार्ता भारती में सर। बहुत बहुत शुक्रिया वार्ता भारती को हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरह से आप किस नज़र से आप इस चुनाव को देखते हैं? आपकी नज़र किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, सारे हिंदुस्तान में जो ध्रुवीकरण हुई है, सांप्रदायिक ताकतें और जो सेकुलर ताकतें हैं, वही ध्रुवीकरण यहाँ पर एक अजूबा मोड़ लेकर के हाजिर है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो मिली भगत है ये स्पष्ट हो गई है। आज सवेरे ही आपको पता चला होगा कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च कार्यकर्ता से कहा है कि आप आकर के तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करें। और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लोग 1, 2, 3 करके कूद लगा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जो उनका पुराना रिश्ता रहा है 9 सालों तक, उसका एक पहलू है। और दूसरी तरफ संयुक्त मोर्चा है जहाँ पर बाएं महाज, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट एक साथ मिल करके पश्चिम बंगाल में जो सेकुलर ताकतें उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा स्लोगन हमने दे चुकी है कि अगर केंद्र में 8 सालों का नरेंद्र मोदी का शासन को अगर गिराना है तो बंगाल में 10 सालों का तृणमूल कांग्रेस का जो शासन है इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से लगता है आपको कि सेकुलर जो मोर्चा है वो एक फ़ाइट दे पाएगा इस चुनाव में, खास करके तृणमूल कांग्रेस को और उसके बाद बीजेपी को? क्या लगता है आपको कि जो वोटर्स हैं जिनको आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी एक ही धुरी पर सवार दो वो हैं, उसको आपको क्या लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ और कांग्रेस और ये जो मोर्चा है वो क्या उसको वो फाइट दे पाएगा जो जिससे जनता को वोट करने के बाद फ़ायदा हासिल हो? देखिए, आवाम के सामने आज हर रोज़ गुजारने का जो फाइट है, ये लड़ाई अहम हो गई है। एक तरफ उनकी कोई रोज़ी रोटी नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई का घोड़ा बेलगाम दौड़ रहा है। ये दोहरा जो आक्रमण है, ये दोहरा जो उनका ऊपर धावा बोला जा रहा है, यहाँ से निकलने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो दल यहाँ पर हाजिर हुए हैं वो लोग सांप्रदायिकता का चेहरा के लिए सामने आ रहे हैं। कोई कह रही है कि उनका 10 साल का जो काम है वो काम का ब्यौरा नहीं दे के, जायज़ा नहीं दे करके वो कह रही है कि खेला हो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और दूसरे तरफ से भारतीय जनता पार्टी अपने 8 साल का जो कुशासन है उसके बारे में कुछ नहीं कह करके वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हम आ रहे हैं तो हम बंगाल को सोना से मोड़ देंगे। लेकिन बुनियादी स्तर पर आप देखें, हमारा सेकुलर जो संयुक्त मोर्चा है, सेकुलर फ्रंट है, हम कह रहे हैं कि 5.5 लाख सरकारी नौकरी फाका पड़े हुए हैं, उसे भरने का काम हम करेंगे। 92,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का जो पद है वो उसमें कोई नहीं है, उसको हम मुकम्मल तौर से पूरा करने की कोशिश करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल अगर बाज़ार में बिकता है 90 रुपया में तो उसका खर्चा 36 रुपया है। और बाकी जो पैसा है तकरीबन आपका उसका आधा हिस्सा मोदी साहब ले जाते हैं, आधा हिस्सा ममता बनर्जी ले जाती है। उसमें रियासती सरकार का जो हिस्सा है वहाँ पे हम कम करके ये जो महंगाई का जो घोड़ा है उसको लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। और ये जो समस्या है
ये हर संप्रदाय के लोगों के सामने हाजिर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, इन पर ज़्यादा इसका असर पड़ता है। इसलिए इन सब लोगों को जोड़ करके, सब लोगों को एक साथ ला करके जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल को हम लोग सामने रखना चाहते हैं। जिन वादों की आपने बात की, जो आपने किए हैं, 5.5 लाख नौकरी का जो एक मुद्दा है, हम भी कल 2 दिन से चुनाव को देख रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया है 5.5 लाख नौकरी के मुद्दे को। लेकिन एक चीज़ जो लोग कह रहे हैं, कोलकाता की जगह जगह पे हम गए, लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि हम सेकुलर मोर्चा के वादों पर इसलिए यकीन नहीं करना चाहते क्योंकि 10 साल पहले हमने उनको बेदखल कर दिया था सत्ता से। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप 10 साल पहले 34 साल एक सत्ता में रहने के बाद आप बेदखल किए गए थे, उस वक्त वजह क्या थी? आपको क्या लगता है कि क्यों बेदखल कर दिए गए? उसके बाद आज स्थिति ये आई कि कम्युनिस्ट पार्टीज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। देखिए, 34 साल का जो शासन था उसमें ये बात तो स्पष्ट है कि सरकारी जो मुलाजिम थे उनके तादाद 10.5 लाख, और आज हम लोग सरकारी मुलाजिम की तादाद है 4.5 लाख। 5.5 लाख पद ये सरकार खा चुकी है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में ले आए हैं, डोल देने में आई हुई है। और 2011 में जो चुनाव हुई, 2009 साल में जो चुनाव हुई, उसमें जो लोग तृणमूल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो लोग आज स्वीकार कर रहे हैं कि आरएसएस, बीजेपी, जो तमाम ताकतें थे पश्चिम बंगाल में, सब एकजुट हो करके वो लोग बाएमास के खिलाफ साजिश में शामिल हुए थे। और ये जो एक साथ वो लोग साजिश में शामिल हुए थे, उसका ये असर पड़ा है कि जो आज नंदीग्राम का कैंडिडेट है ममता बनर्जी के खिलाफ, वही नंदीग्राम का प्रतीक हुआ करता था जब ममता बनर्जी ने 2009 साल में आंदोलन छेड़ा था। सिंगुर आंदोलन, जहाँ कल कारखाना बनाने का हम लोग का प्रोग्राम था बाएमास का, जिसे रोकने की साजिश ममता बनर्जी ने की, वही सिंगुर आंदोलन का जो चेहरा था मास्टर रविंद्रनाथ साहब, वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होकर बना हुआ है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बाकी सब ताकतें एक होकर के हमारे खिलाफ साजिश की थी, उसका खुलासा आज 10 साल में हो रहा है। लेकिन इस 10 सालों में ना कोई तरक्की हुई है पश्चिम बंगाल में, ना पश्चिम बंगाल के युवा युवतियों को मौका मिल रहा है वो लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारे। ये संकट जो पश्चिम बंगाल, मगरबी बंगाल के आवाम के ऊपर में थोप दिया गया है, अब पश्चिम बंगाल के आवाम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। और सामने आने वाले दिनों में हमारे 34 साल में हमारा जो खामियाजा है, हम नहीं कहते कि हमारा शासन में सब चीज़ सही रहा, हमारे में भी कमज़ोरियाँ थी, लेकिन इन कमज़ोरियों के बाहर में जो साजिश हुई, वो साजिश का फला सामने आ रहा है। बंगाल सब क्षेत्र में पिछड़ चुका है और निकलने का जो रास्ता है, निकलने का रास्ता फिर नया तरीके से संयुक्त मोर्चा के पीछे लोगों को एकजुट करने का जो काम है, उसे हम अंजाम दे रहे हैं, जिसका फल 2 तारीख मई को निकलेगा। एक सवाल, आज जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम थे, वहाँ के छात्रों से हमारी बात हुई। उन्होंने एक बात एक्सेप्ट करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ का जो इस वक्त सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनके पास लोग नहीं हैं जो लोगों तक पहुँच पाएँ, या वो एक फ़ियर में है, जो एक इस तरह का फ़ियर है कि वो अपने आप को उस फ़ियर से निकाल नहीं पा रहे हैं, या उनका मनोबल तोड़ दिया गया है। एहसास कमतरी एक वर्ड है, शायद वो उसका शिकार हो गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है? अगर ये सही है तो आप इसको कैसे इस चुनाव में इसको पाट पा रहे हैं, इससे लड़ पा रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में बाएमास संयुक्त मोर्चा के साथ एक ब्रिगेड रैली बुलाया था। ये ब्रिगेड रैली 28 फरवरी को ही, जो पश्चिम बंगाल में सर्वबृहत रैली थी। इतनी बड़ी रैली थी, इतने तादाद में लोग आए कि शायद ही कुछ दिनों में इतनी बड़ी रैली कलकत्ता शहर और बंगाल ने देखी होगी। ये रैली के आसपास हमारे जिला स्तर में, जैसे नॉर्थ बंगाल में मुकाबला देने लायक, टक्कर देने लायक रैली हुई, आपकी अलग अलग जगह में रैली हुई। सिर्फ कलकत्ता में तो साउथ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स को हमने मोबिलाइज़ की। ये रैली का ये असर पड़ा कि अगले हफ्ता जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया में हमारे रैली के छवि चुरा करके उसे पोस्ट करके नरेंद्र मोदी के रैली को सक्सेसफुल करार देने के लिए साजिश की। तो ये बात तो खुलासा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने साहस नहीं दिखाया ब्रिगेड रैली बुलाने का। बंगाल में एक तहजीब होता है, कल्चर है हमारा, कि चुनाव के पहले आप ब्रिगेड रैली बुलाती है। ममता बनर्जी ने तो घुटने टेक दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, उन्होंने ब्रिगेड रैली बुलाया नहीं। तो लड़ाई के मैदान में हम लोग हैं। बेशक जो पेड मीडिया है
वो लोग हमारी बात नहीं कह रहे और इसका असर कुछ लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन इसके बाहर ज़मीनी स्तर पे आप जाएंगे तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। वो मोबिलाइजेशन जो ब्रिगेड रैली के एक के बाद एक पूरा बंगाल में जो रैलियाँ हो रहे हैं उसका आप छवि देखें तो उस छवि से इससे स्पष्ट हो जाता है कि आवाम बाएं महाज और संयुक्त मोर्चा के साथ है। उस रैली के बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसमें ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी, और क्या आपको भी लगता है ऐसा कि उस इवेंट के बाद माहौल बदला है? ममता के समर्थन में कहीं ना कहीं लोग उतर के आए हैं सड़कों पे, या लग रहा है कि माहौल बदल रहा है उस इंसिडेंट के बाद? संक्षिप्त जवाब दीजिए। देखिए, ये तो साफ बात है कि ममता बनर्जी को अगर चोट लगी है तो मैं उनका ये चाहता हूँ कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और राजनीतिक संग्राम में लौटे। पाँव में चोट लगा है, इसको अगर वो राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहे, ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक शिष्टाचार के प्रति नहीं है और इसके बारे में टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इश्तिहार के बारे में बात करें, नौकरी के बारे में बात करें, महंगाई का बात करें, सांप्रदायिक संप्रीति के बारे में बात करें, किसानों को उनका फसल का मुआवजा का बात करें पश्चिम बंगाल में, आप यहाँ पर बिजली जो है बिजली कम दाम में और सरकारी सब्सिडी में मुहैया कराया जाए हर एक परिवार को 200 यूनिट तक, उसके बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि ठोस बातचीत होगी। उनके पाँव में चोट लगी है, पट्टी पड़ी है, उनको हमारा मने हृदय से मैं चाहता हूँ वो स्वस्थ हो जाए। मैं इसीलिए सवाल को मैंने आपसे किया कि क्या ये माहौल बदलने के लिए किया गया था और उसके बाद बदला भी है माहौल, ऐसा आप मानते हैं? बदला है माहौल या नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल के लोग संजीदे लोग हैं, उसमें इस तरीके से अगर कोई सिंपैथी लेना चाहे तो मैं नहीं समझता हूँ उनको सिंपैथी मिलना है। मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल के लोग जो ठोस मुद्दे हैं, ठोस मुद्दे पर अपना दिमाग दौड़ा करके वो लोग अपना राय लेंगे। ये बात कई बार लोगों ने दोहराई है मेरी बातचीत के दौरान कि पश्चिम बंगाल के लोग बहुत संजीदा लोग हैं और ये एक कम्युनल पॉलिटिक्स जो है उससे किनारे रहते हैं। लेकिन एक माहौल जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था, बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की, कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी और बहुत सी बड़ी आबादी बीजेपी को कम्युनल एजेंडा पर चलने वाली पार्टी मानती है। 18 सीटें मिलने के क्या कारण थे? देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का एक गहरा मिली भगत है। उनका सरकार एक साथ 9 साल तक चला है पश्चिम बंगाल में। 6 सालों तक ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री की हैसियत से बदौलत थी और तृणमूल कांग्रेस ने अपना जो चुनावी चिन्ह है, ये जो जोड़ा फूल उन्होंने इसलिए अपनाया था क्योंकि पहले चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा था और उनका जो कमल का फूल है उसके साथ लोग एक साथ समझे, इसीलिए इन्होंने जोड़ा फूल का जो पहचान अपनाया था। तो बुनियादी जो पैदाइशी से इनका एक रिश्ता रहा है और ये रिश्ता आप देखेंगे तो आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, तकरीबन 18 एमपी यहाँ से चुन के गए थे 2019 साल में, उनमें से तकरीबन 80% लोग वो तृणमूल के लोग हैं। आपको बंगाल में कोई भी सीनियर तृणमूल लीडर नहीं मिलेगा जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जय श्री राम नहीं बोला हो अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में, और कोई भी सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर नहीं मिलेगा जिन्होंने ममता बनर्जी जिंदाबाद अपने ज़िंदगी में नहीं बोला हो। तो ये उनका गहरा एक मिली भगत है और उसका और भी खुलासा हो रहा है इस चुनाव में, एक के बाद एक उनका खुलासा हो रहा है। शिशिर अधिकारी जो एमपी है वो तृणमूल कांग्रेस के बाहैसियत एमपी रहते हुए अमित शाह का मंच में तकरीर किए हैं। उनको पार्टी से निकालने का कोई चिट्ठी ममता बनर्जी अभी तक नहीं दी है, ना कि लोकसभा के स्पीकर को कहा है कि उन्हें वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो एक तृणमूल की एमपी बाहैसियत बीजेपी के स्टेज में होकर के तकरीर करता है, तो ये तो स्पष्ट है इनकी मिली भगत काफ़ी गहरी है। आखिरी सवाल बंगाल की राजनीति में मुसलमानों के प्रभाव से जुड़ा हुआ है मेरा कि फुलवारा शरीफ और असदुद्दीन ओवैसी दो एक फैक्टर हैं। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से बंगाल के मुसलमानों के वोट को प्रभावित करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया MIM जो पार्टी है वो एक नेशनली रिकग्नाइज्ड पार्टी है, वो कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बंगाल में उनका आकर के राजनीतिक काम शुरू करने में उन्हें कई एक तकलीफ़ें हुई हैं, इसीलिए अभी तक वो अपना कैंडिडेट ऐलान नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ फुरफुरा घराने के लोग जो हैं वो लोग अपने जो पीर के काम करते हैं वो अलग है, उनमें से एक शख्स बाहर आकर के एक सेकुलर बुनियाद पर
वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जब वो बात करते हैं तो वो जो पीर का जो बैकग्राउंड है उनका, उसके बारे में वो जिक्र नहीं करते। वो ठोस मुद्दों के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों के नौकरी की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग के नौकरी की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, आदिवासियों की बात करते हैं। तो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, ये सभी तरीके के लोग जो है पिछले वर्ग के आदिवासी हैं उनको मिलकर उन्होंने बनाया है। और यकीनन ये अहम बात है कि रिलीजियस आइडेंटिटी रखते हुए अगर कोई शख्स शायद पश्चिम बंगाल के बाहर हिंदुस्तान में भी आपको नहीं मिलेगा जो एक सेकुलर वॉइस में बात करता हो। तो मैं समझता हूँ ये एक नया मोड़ है माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में और बहुत ही अहम एक मोड़ है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों सेकुलर मोर्चा के साथ नहीं है, पहली बात। दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने कोलकाता की जनता से बात की, कुछ लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये एलिगेशन यही नहीं लग रहा है, हर जगह लगता रहता है। तो इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे कि किसी को बीजेपी की बी टीम कहना सिर्फ इस आधार पर कि वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, ये कितना सही है और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी अभी तक अपने कैंडिडेट लिस्ट भी नहीं ऐलान की है। तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल फोर्स यहाँ पर है ही नहीं, उसके बारे में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीटिंग करे सब, वो पहले अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पर पेश करे, उसके बाद हम उस पर टिप्पणी करेंगे। अभी तक तो वो फोर्स ही नहीं है। अभी तो पहला चरण का चुनाव हो गए, अब लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर में। इट्स नॉट, वो कोई अहम फोर्स नहीं है बंगाल। आप बालीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी? किस तरह से आप यहाँ पर लोगों के पास जा रहे हैं और बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो साफ मुद्दा ये है कि 10 सालों का जो शासन तृणमूल कांग्रेस का रहा यहाँ पर, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मदद दे रही है सीधी तरीके से और पर्दे के पीछे में, उसको हमें सामने लाना है। आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले कहा, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को फ़ोन करके कह रही है तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करें। भारतीय जनता पार्टी के कई एक लोग हैं जो लोग तृणमूल कांग्रेस से आ चुके हैं। शायद ही आपको ये मिसाल मिलेगा जहां तृणमूल कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है इस चुनाव में। शायद ही आपको ये मिसाल मिलेगा जहाँ पे एक तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन इस तरीके से भरता है कि इलेक्शन कमीशन उसे रद्द कर देता है इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आपको शायद ही ये मिसाल मिलेगा जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कोई पूछता है कि आप किस दल से खड़ी हो रही है और वो कहती है हम तृणमूल कांग्रेस से खड़ी हो रही है, जबकि उनका नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दाखिल हो। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है, ये सिर्फ चुनाव के पहले नहीं होना, चुनाव के बाद भी उसके कई पहलू और रंग खुलेंगे। और पूरे पश्चिम बंगाल में इंक्लूडिंग बालीगंज में जो तृणमूल के प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो कितना देर अपने दल में रहेंगे, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। और इसके सामने बालीगंज क्षेत्र का जो हमारा जो उन्नयन है, जो उन्नति है, उसको किस तरीके से आगे ले जाना, ये तमाम मुद्दों को सामने रख करके हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी बात हो रही थी बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से सेकुलर मोर्चा के प्रत्याशी फवाद हलीम साहब से। फवाद हलीम साहब यहाँ पर इसलिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की काफ़ी सहायता की है, लोगों के बीच गए हैं और लोगों के बीच में यहाँ एक हेल्प करने के मामले में एक अच्छा नाम फवाद हलीम है। उनसे हमारी बात हो रही थी, अलग अलग मुद्दों पर उनसे हमारी बात हुई। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। शुक्रिया।